गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुनील शर्मा इंडियन हिस्ट्री की क्लास में डीजे सर क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे द्वारा पढ़ाई गई लास्ट क्लासेस डीजे सर क्लासेस के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है तथा उससे संबंधित पीडीएफ आप डीजे सर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जाके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, भारत के इतिहास के बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान कर रहा था और जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि चालुक्यों का अंत हो गया था, चालुक्य वंश जो है वो खत्म हो चुके थे और चालुक्य वंश के बाद में जो है वो पल्लव वंश का अभ्युदय हुआ था, उनका उदय हुआ था। ये थी बात दक्षिण के साम्राज्यों की, दक्षिण भारत के जितने भी डायनेस्टीज रहे हैं वहाँ की। अब अपन वापस जो है वो उत्तर भारत या मध्य भारत की ओर अगर अपन बढ़ते हैं तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट जो क्लासेस में बताया हुआ है कि मध्य भारत या उत्तर भारत में जो सबसे प्रतापी वंश रहा है, सबसे ज़्यादा पावरफुल वंश अगर कोई रहा है, पावरफुल डायनेस्टी अगर कोई रही है तो वो थी मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य एक बहुत ही उस वंश के अंदर बहुत ही उम्दा किस्म के प्रतापी शासक हुए हैं, जिसमें से मुख्यतः नाम अगर एक दो की बात करें तो चंद्रगुप्त के बारे में आपको मैंने बता चुका हूँ और अशोक महान के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। ठीक है, अब वैसा ही एक प्रतापी वंश, वैसा ही एक पावरफुल डायनेस्टी हुई है जिसको बोलते हैं गुप्ताज डायनेस्टी, गुप्त साम्राज्य। ठीक है, तो आज मैं आपके समक्ष जो है वो गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। क्लियर? तो जो आज का अपना टॉपिक है वो है गुप्त साम्राज्य। क्लियर है? गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, गुप्ताज डायनेस्टी। यह भी एक वंश है। ठीक है, और इस वंश में भी कुछ प्रतापी शासक हुए हैं जिनके बारे में इतिहास में और अभिलेखों में अपने को बहुत अच्छे वर्णन अपने को सुनने को मिलते हैं। तो कुछ मुख्य जो इनके शासक रहे हैं उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। द गोल्डन एरा ऑफ द इंडियन हिस्ट्री अगर कही जाए तो वो गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य का जब अंत हुआ, तो जैसे मौर्य साम्राज्य अपनी पावर को बढ़ाया था, अपने आसपास के साम्राज्य को बढ़ाया था कई शासकों को हराकर, वैसे ही गुप्त साम्राज्य ने अपना वंश बढ़ाया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इसका जो वर्णन है वो वर्णन अगर अपन बात करें अकॉर्डिंग टू द इंडियन मैप, तो मान लीजिए दिस इज द इंडियन मैप, ये उस टाइम का जो है वो अपना इंडिया रहा है अगर, तो वो इसी के आसपास में जो है वो गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की शुरुआत भी जो है वो सेंट्रलाइज अगर अपन बात करें तो यही हुआ करता था और यहीं पे जो है वो गुप्त साम्राज्य भी होगा। गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है वो श्रीगुप्त नामक एक शासक ने की थी। प्रथम शासक रहा था वो गुप्त साम्राज्य का, गुप्त वंश का, और संस्थापक भी वही रहा था। कौन रहा था? श्रीगुप्त। ठीक है, तो प्रथम जो शासक था उसका नाम क्या था? श्रीगुप्त। क्लियर? तो लेट्स टॉक अबाउट द श्रीगुप्त। वैसे तो ज्यादा इसके बारे में अपन जानकारी विशेष जो है वो किसी भी अभिलेखों में अपन को वर्णन कम मिलता है, लेकिन क्योंकि संस्थापक रहे हैं, स्टार्टिंग वाले चीजों को और अंत वाले चीजों को दुनिया बड़ी याद रखती है। तो इसके जो संस्थापक रहे हैं, पहली बात तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य को। क्लियर? इसका जो शासक था श्रीगुप्त, लगभग 265 ईस्वी के आसपास की बात है ये। ठीक है, 265 श्रीगुप्त इसका शासक रहा है। इस वंश का प्रथम शासक
इस वंश का प्रथम शासक एवं संस्थापक। क्लियर है? संस्थापक। एस्टैब्लिश इस वंश को किसने किया था? श्रीगुप्त जी ने। श्रीगुप्त के बाद में उनके पुत्र हुए घटोत्कच। घटोत्कच के काल से ही जो लिच्छवी है, जहां पे गुप्त साम्राज्य विस्तारित था, उसके पास में एक लिच्छवी नाम का एक अच्छा साम्राज्य था, वो भी उसके अंदर, उस वंश के अंदर भी जो है वो बड़े अच्छे प्रतापी शासक रहे थे। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि या तो आपको अगर कोई साम्राज्य हासिल करना है, कोई सत्ता हासिल करनी है, ईदर यू कैन क्वेरल विद हिम, या तो आप उनके साथ झगड़े कर लो, लड़ाई कर लो, या आपको जो है वो सामने वाले को युद्ध में हरा लो, और यू कैन एस्टैब्लिश द मैरिटल स्टेटस। आप जो है वो अपने वैवाहिक स्थिति या वैवाहिक संबंध आप आपस में स्थापित करके उस साम्राज्य के बारे में या उस साम्राज्य को जो है अपने साथ में मिला सकते हैं, ताकि भविष्य में किसी भी युद्ध की स्थिति में वो साम्राज्य के शासक आपका साथ दे। ठीक है? तो क्या था कि जो लिच्छवी थे गुप्त साम्राज्य के पास में, उन लिच्छवियों के साथ में वैवाहिक संबंधों की जो स्टार्टिंग थी वो स्टैब्लिश कर चुके थे। कौन? घटोत्कच जी। ठीक है? घटोत्कच, इनके पुत्र थे घटोत्कच, लिच्छवियों एवं गुप्त वंश के मध्य जो संबंध थे उनकी शुरुआत कौन कर चुके थे? घटोत्कच जी। संबंधों की शुरुआत घटोत्कच के काल में हो चुकी थी। क्लियर है? ठीक है? घटोत्कच के बाद में जो उनके पुत्र होते हैं उनका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त, ये वो चंद्रगुप्त मौर्य वाला अलग है, ये चंद्रगुप्त प्रथम है, इसलिए प्रथम लगाया गया है, वरना इनको भी चंद्रगुप्त बोल सकते थे। चंद्रगुप्त सिर्फ जो है वो अगर बोला जाए तो मौर्य साम्राज्य के बारे में बात की जाएगी, लेकिन अगर चंद्रगुप्त प्रथम बोला जाए तो किसके बारे में बात की जाएगी? गुप्त साम्राज्य के बारे में। ठीक है? क्लियर है? लिखो इसको, बढ़ते हैं आगे। ठीक है? चलो नेक्स्ट बारी आती है चंद्रगुप्त प्रथम की। ठीक है? चंद्रगुप्त प्रथम, इस वंश का प्रतापी शासक रहा है ये। इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक इस वंश का प्रथम प्रतापी शासक रहा है। यही वो इंसान है, यही वो शासक रहे हैं जिन्होंने गुप्त संवत चलाया था। मैंने आपको बताया था शक संवत और विक्रम संवत क्या होता है। शक संवत जो है वो कनिष्क ने चलाया था, कनिष्क के द्वारा शक संवत एस्टैब्लिश किया था 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। और विक्रम संवत जो है वो राजा विक्रमादित्य के माध्यम से एस्टैब्लिश किया था, और विक्रमी कैलेंडर जो है वो विक्रमादित्य के माध्यम से एस्टैब्लिश विक्रमी संवत के आधार पर चलता है, और वो 58 ईस्वी प्लस रहता है अपने जो रनिंग अंग्रेजी के साल है उनसे। ठीक है? तो गुप्त डायनेस्टी के जो शासक रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने गुप्त संवत की स्टार्टिंग की थी 319 से 320 ईस्वी में। अब 319-320 ईस्वी में की थी, अगर इसको शक संवत से कंपेयर करें तो शक संवत तो ऑलरेडी 78 ईस्वी प्लस है, और 319-320 ईस्वी में ये की थी, तो 319-320 में से अपन 78 माइनस कर लेंगे तो कितना होगा? लगभग 241 ईयर्स के आसपास ये आगे है शक संवत से। ठीक है? बताता हूं मैं। इन्होंने गुप्त संवत प्रारंभ किया। गुप्त संवत प्रारंभ कब किया?
319 से 20 ईस्वी में, ठीक है। यह शक संवत कब लागू हुआ था? 78 ईस्वी में। शक संवत की शुरुआत राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। अब 319-20 में से अपन 78 माइनस करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 241 आएगा। 241 वर्ष आगे है। क्लियर है कहानी? यही वो राजा थे जिन्होंने सर्वप्रथम लिच्छवियों के साथ में एक विवाहिक संबंध की शुरुआत तो घटोत्कच ने की थी, पर विवाह नहीं किया था। विवाह सर्वप्रथम इन्होंने किया लिच्छवियों की एक राजकुमारी थी कुमार देवी, इनके साथ में विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह। ठीक है, लिच्छवी राजकुमारी के साथ में विवाह किया। इसके अलावा इनके बारे में और इनके शासन के बारे में जो जानकारी अपने को मिलती है, वो एक शांति का दूत, इनका एक मंत्री था जो सिर्फ उसका काम ही यही था कि वो प्रेम से जाके बात करे लोगों से कि यार ठीक है, कुछ नहीं रखा है युद्ध में, भैया प्रेम से मान जाओ, इसी में भलाई है, ठीक है। वो ज़्यादा नुकसान होएगा, आपका भी होएगा, मेरा भी होएगा, कुछ बीच में कॉम्प्रो कर लेते हैं, तो संधि विग्राहक बोलते हैं उसको। शांति दूत एक मंत्री रहे थे इनके, हरिशेन नाम के। उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में इनके बारे में वर्णन किया हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयागराज जहाँ पे वर्तमान में महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। प्रयागराज का पुराना नाम जो था, जिसको योगी सरकार ने कन्वर्ट कर दिया, योगी सरकार ने चेंज कर दिया, उसका पुराना नाम था इलाहाबाद। बट योगी सरकार ने कहा कि यार इसमें जो है वो अल्लाह शब्द आ रहा है, तो वो और ये है सनातनी भूमि, तो उन्होंने इलाहाबाद का नाम परिवर्तित करके प्रयागराज कर दिया। और उस जमाने में भी जो है वो प्रयाग प्रशस्ति उन्होंने लिखा, तो उस समय भी इसको प्रयाग कहा जाता था जिस जगह पे इलाहाबाद स्थित था। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति में उनके बारे में वर्णन है, चंद्रगुप्त प्रथम जी के बारे में हरिशेन ने लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति बाद में जो है वो अशोक के बारे में मैंने आपको बताया। अशोक महान का एक स्तंभ, भाई उन्होंने बहुत सारे स्तंभ लिखे थे, बहुत सारे अभिलेख उनके लिखे थे अशोक जी ने अपने जीवन काल के बारे में, अपने बौद्ध परंपरा, बौद्ध ज्ञान के, ताकि लोगों को आगे जानकारी मिलती रहे। तो बहुत सारे स्तंभ अभिलेख वो जो है वो छोड़ के गए थे। उसमें से एक स्तंभ वो भी था सारनाथ वाला, जहाँ से अपना अशोक चिन्ह लिया गया है। ठीक है, वो आप सब जानते हैं, जहाँ पे 4 सिंह अपने पीठ टिकाए हुए हैं। वैसा ही एक कौशाम्बी में स्तंभ अभिलेख था अशोक का, वहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति जो है वो एस्टैब्लिश की गई। फिर उसके बाद में कुछ समय के पश्चात में प्रयाग प्रशस्ति को जो है वहाँ से, उस पूरे स्तंभ को वहाँ से लाकर प्रयाग में लगा दिया गया। ठीक है, तो हरिशेन के द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति में भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनके मंत्री हरिशेन के द्वारा लिखित प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी प्राप्त होती है, जिसको बाद में अशोक के कौशाम्बी एक स्थान है, अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र, उज्जैनी, ये सब जो है वो स्थान है। कौशाम्बी में स्तंभ अभिलेख
इसको बाद में अशोक के कौशाम्बी में स्तंभ अभिलेख में जोड़ दिया गया। लिखिए, ठीक है, बढ़े आगे। इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है वो सोने के सिक्के चलाए थे, इसमें लिख लेते हैं ताकि नेक्स्ट स्लाइड में अपन वो आगे बढ़ेंगे। इन्होंने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए। ठीक है, नेक्स्ट जो बारी आती है वो आती है समुद्रगुप्त, जो इनके पुत्र हुए हैं चंद्रगुप्त प्रथम के, उनका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक वो राजा थे जिन्होंने बहुत सारे डायनेस्टीज को अप्रॉक्सीमेट 12 प्रकार के प्रतापी शासकों को हराया। और उन्होंने क्या है कि वो एक तरीके से यूँ कह सकते हैं आप कि उसको विश्व विजेता भी बोल सकते हैं। विश्व विजेता का अर्थ क्या है कि उन्होंने कोशिश की कि वो जितना ज़्यादा हो सके साम्राज्य अपना विस्तार कर सके, और विश्व विजेता बनने की ख्वाहिश उनके जहन में, उनके ख्याल में थी, जैसा कि एक नेपोलियन नाम का एक शासक था उसके जहन में हुआ करती थी। इसीलिए समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। हरिशेन का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें इनके बारे में भी उल्लेख है, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कम है, इनके बारे में ज़्यादा उल्लेख है। वही जो है उसको प्रयाग में शिफ्ट कर दिया, प्रयाग में पूरे स्तंभ को जो है वो इनके शासनकाल के बाद में प्रयाग में वो स्तंभ लगा दिया गया, प्रयाग प्रशस्ति वहाँ पे उसको खड़ा कर दिया गया स्तंभ को। उसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि या संस्कृत लिपि की एक अपभ्रंश लिपि होती है जिसको बोलते हैं चंपू शैली। ठीक है, वो चंपू शैली में वो लिखा गया है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट जो कहानी आती है वो आती है समुद्रगुप्त की। इसकी आवश्यकता नहीं है कि इनको भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। इसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, इन्होंने 12 प्रतापी शासकों को हराया। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति को प्रयाग में स्तंभ के रूप में लगाया गया। जिसकी लिपि ब्राह्मी एवं संस्कृत भाषा की चंपू शैली है। लिखिए,
ठीक है, एक लाइन और लिख लेते हैं। इसके अलावा जो है इसके अलावा मध्य प्रदेश, वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, अगर भूतकाल की बात करूँगा तोते उड़ जाएंगे, इसलिए वर्तमान की दृष्टि से जो है मध्य प्रदेश जो है वर्तमान में एक सागर जिला है, वहाँ पे एरन अभिलेख है। सागर जिले के एरन अभिलेख से भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किनके बारे में? समुद्रगुप्त जी के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में जो है वो एरन अभिलेख से भी जानकारी प्राप्त होती है। लिखिए, बड़े ठीक है। चलिए नेक्स्ट बारी आती है, इनके पुत्र हुए हैं। इनका जो समुद्रगुप्त जी का आगे एक पुत्र आता है, पर वो कोई ज़्यादा दमदार नहीं था, उनका भी एक पुत्र होता है। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम इन्हीं के वंश का शासक हुआ था, जिन्होंने सोने के सिक्के चलवाए थे, जिन्होंने गुप्त संवत की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसको एक विक्रमादित्य की उपाधि भी उसने हासिल की थी। विक्रमादित्य की उपाधि इसलिए हासिल की थी क्योंकि उन्होंने जो है वो एक क्षत्रप गजसिंह द्वितीय करके एक राजा थे, उनको उन्होंने हराया था। मेहरौली के स्तंभ में ऐसा वर्णित है, ठीक है। और विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने हासिल की, धारण की। इसके पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है वो भी एक अपने आप में बड़े प्रतापी शासक रहे हैं। उन्होंने भी बड़े परिवर्तन किए हैं अपने जीवन काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय जी ने भी। और इन्हीं के शासन काल में, जैसे मैंने आपको कहा था कि वैनसांग जो है वो किसके शासन काल में आए थे? पल्लव वंश के शासन काल में वैनसांग जो है वो आए थे। लेकिन जो चीनी यात्री फाहियान है, वो फाहियान जो है वो इनके शासन काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में भारत में आए। वो वैनसांग जो है वो समुद्र के रास्ते आया था, क्योंकि वो अपन जो है दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में पढ़ रहे थे, दक्षिण भारत के शासन के बारे में पढ़ रहे थे, तो समुद्र से आया था। फाहियान जो है वो ऊपर से आया था, चीन के साइड से, चीनी वाले रास्ते से। चीन जो है वो ऊपर से गोबी वगैरह पार करते करते, गोबी का मरुस्थल वगैरह पार करते करते अपने जो है भारत के अंदर एंटर हुआ। और भारत के अंदर एंटर हुआ तो ये मध्य भारत की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो शासन कर रहे थे, कौन कर रहे थे? विक्रमादित्य जी। विक्रमादित्य 401 से लेकर 411, कई जगह पे 403 भी होता है, 401 से लेकर 411 ईस्वी तक जो है वो चीनी यात्री फाहियान इन्हीं के शासनकाल में रुका। कहाँ पे? इन्हीं के राज्य में। किनके राज्य में? जिनके बारे में अपन बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, ठीक है। इन्होंने, मैंने आपको बताया था क्षत्रप क्या होता है? क्षत्रियों का नाश करने वाला जो होता है। गज सिंह, कई जगह पे राज सिंह भी मिल सकता है आपको, क्योंकि क्या है, अकॉर्डिंग टू द स्तंभ अभिलेख अपन को जानकारी प्राप्त है। हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, ठीक है। गज सिंह या जो है वो राज सिंह आप बोल सकते हो कई जगह पे, जो इन्होंने इनको हराया और जो है उसके विक्रमादित्य की जो है वो उपाधि इन्होंने धारण की। क्लियर है? इनके जो है वो कई नाम हैं, देवगुप्त, देवराज, देवश्री बोला जाता है। और दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके पास में एक
मेहरौली स्तंभ स्थित है, वहाँ पे इसके बारे में वर्णन है। किसके बारे में कि इन्होंने जो है वो गज सिंह या राज सिंह द्वितीय को हराया था। हालांकि विक्रमादित्य पर्टिकुलर सिर्फ इनको हराने के लिए नहीं कहा जाता है, इन्होंने कई गणराज्यों के कई राजाओं को हराया था। कई गणराज्य, कई जो है गणराज्य मतलब किसको बोला जाता है, जो छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बड़ा राज्य बनता है ना, छोटा राज्य की बात नहीं चल रही है। गणराज्य वो होता है जो बड़ा साम्राज्य होता है। बड़े साम्राज्य के शासकों को हराकर इन्होंने जो है वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, क्योंकि विक्रम आदित्य मतलब जो है वो कभी भी जो है वो जीता, कभी भी हारा नहीं हो, आदित्य रहा हो हमेशा, तो इसीलिए इनको विक्रमादित्य की उपाधि प्रदान इन्होंने खुद ने जो है वो धारण की कि भाई हाँ मैं विक्रमादित्य कहलाया जाऊंगा। पब्लिक जो है विक्रमादित्य जी की जय, राजा जी की जय, तो विक्रमादित्य जी बोलने लग गए थे चंद्रगुप्त जी की जगह, उनके स्थान पर। ठीक है, ये अपने को जानकारी कहाँ प्राप्त होती है, क्षत्रप गज सिंह जो को हराया था वो दिल्ली में, वर्तमान में जो दिल्ली है ना, वहां पे कुतुब मीनार है। जो मुगल शासक, जो मुस्लिम शासक जो बाद में अपने मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे, ये उनके द्वारा निर्मित एक मीनार है, एक स्मारक है, एक इमारत है दिल्ली में। कुतुब मीनार के पास में एक मेहरौली स्तंभ है। मेहरौली नामक एक गांव पड़ता है दिल्ली में, मेहरौली। क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या? चलो इसको हटा देते हैं। मेहरौली स्तंभ से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अकबर के पास में नवरत्न हुआ करते थे, पर अकबर के पास में जो नवरत्न वाली जो परंपरा थी ये बाद में चली। उसके पूर्व इनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, और उनमें से दो चार मुख्य मुख्य नाम अगर मैं लूँ, वराह मिहिर, कालिदास जी, धनवंतरी जी, कालिदास जी, जिनको मूर्ख कहते हैं दुनिया। मूर्ख क्यों कहते थे? क्योंकि जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। बचपन से अनपढ़ थे, और अनपढ़ होने के साथ में जो है लोग इनको मूर्ख मूर्ख कह के चिढ़ाया करते थे। पर ये इतने महान कवि और साहित्यकार हुए कि इन्होंने मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम नामक दो महान महान ग्रंथों की रचना कर दी। ग्रंथ तो और भी थे, पर ये जो दोनों ग्रंथ है ये आज भी विश्व प्रसिद्ध है। सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत कालिदास के द्वारा रचित ग्रंथ है। एक अनपढ़ और एक मूर्ख इंसान जिसको कहती थी दुनिया, उसने इतिहास को परिवर्तित कर दिया बहुत ही महान ग्रंथ लिख के। और आप कैसे कह सकते हो कि वो अनपढ़ रहे हैं? फिर अगर वो अनपढ़ रहते तो इतने महान ग्रंथ लिख सकते थे क्या? हो सकता है। देखिए क्या है, ज्ञान चक्षु जरूरी नहीं है कि आप पढ़ेंगे तो ही ज्ञान के जो भूख है आपकी तभी बढ़ेगी। आप ताउम्र अगर आपने पढ़ाई से नाता नहीं जोड़ा, लेकिन आपका अगर जहन, आपका दिल जो है वो अगर किसी चीज या किसी ज्ञान के लिए भूखा, और आपका मन किसी ज्ञान के लिए भूखा हो गया, और आपने चाहा कि मैं पूरे तन मन धन से आप उसमें उसको पाने में जुट गए, तो फिर जो है ना इतिहास बदल दिए जाते हैं लोगों के द्वारा। और यही एक एग्जाम्पल सेट इन्होंने कालिदास जी ने किया था। दुनिया कहती है मूर्ख होंगे, नहीं है। इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है इन्होंने। दूसरी बात, चलो ये तो फिर भी एक छोटे से एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, इतिहास में कई ऐसे उदाहरण अपने पास में है जो कई डाकू थे, हृदय परिवर्तित हुए और वो महान कवि बन गए, महान साहित्यकार बन गए। तो ओवरऑल क्या है कि यार चीजों को चाहने से, आप किसी चीज की चाह जो है वो बड़ी शिद्दत से करेंगे ना, तो उसमें फिर फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई चीज बैरियर नहीं आती है, बाधाएं किसी प्रकार की नहीं आती है। वेदर यू आर ब्लाइंड और यू आर इलिटरेट डजंट मैटर। आप या तो अंधे हो या फिर आपके पास में आंखें होते हुए भी आप जो है पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं हो, बट आप जो है वो इतिहास रच सकते हैं अगर आप में उस चीज को पाने की लालसा या भूख है तो। सूरदास जी के नेत्र नहीं थे, फिर भी उन्होंने बहुत महान महान ग्रंथ लिखे हैं। खैर, तो
ओवरऑल कालिदास जी इनके नवरत्नों में से शुमार रहे हैं। कालिदास जी के अलावा वराहमिहिर जी के बारे में आपने सुना होगा। ये प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने उस जमाने में मैथ्स की रचना कर दी थी, जिस जमाने में लोगों को ये पता नहीं होता था कि यार व्हाट इज द मैथ्स, 2+2 क्या होता है। तो खगोल शास्त्र के बारे में भी ये बहुत, खगोल शास्त्र के ज्ञाता थे। खगोल शास्त्र के जनक एक तरीके से आप कह सकते हैं वराहमिहिर जी को। खगोल क्या होता है, जो अपना अंतरिक्ष है, जो ब्रह्मांड है, उसके बारे में जानकारी, कितने ग्रह हैं, कितने नक्षत्र हैं, पृथ्वी उन ग्रहों में से कौन से ग्रह में शामिल है, इसका आकार क्या होगा, ये सब जानकारी वराहमिहिर जी उस काल में दे चुके थे जिस काल में ये जो पाश्चात्य संस्कृति वाले कहते हैं ना कि भाई मैथ्स हमने सिखाया है, नासा हमने एस्टैब्लिश किया है, नहीं, उसके पहले उनके पास में जानकारी थी। तो उस अगर और अपन नवरत्नों में से एक दो की और बात करें, धन्वंतरी जी, आयुर्वेद के जनक, जो होम्योपैथी का जो इलाज कराया जाता है वो आयुर्वेद के जनक जो अगर रहे हैं तो कौन रहे, धन्वंतरी जी। रोगों का निदान करने वाले धन्वंतरी जी रहे। तो धन्वंतरी जी की पूजा भी करते हैं कई घर में, आज भी लक्ष्मी जी के साथ में धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है, ताकि हमारे घर में जो है लक्ष्मी जी तो आए लेकिन रोग आदि से हमारा परिवार जो है वो वंचित रहे, सुरक्षित रहे, इसलिए धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है। खैर, तो वापस से जो है अपने टॉपिक पे अगर अपन आते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय जी के दरबार में नवरत्न थे। इनके दरबार में नवरत्न शामिल थे। नवरत्न का मतलब महान विद्वान, ठीक है, विद्वान भी छोटे मोटे, महान विद्वान थे, ठीक है। उदाहरण अगर मैं आपको दूं, लिखा हूं क्या नौ के नवरत्न, वैसे तो जो है वो थोड़ा सा हैक्टिक हो जाएगा आपके लिए, पर फिर भी चलो ठीक है, अगर आपके जीवन में थोड़ा सा अगर दुख ज्यादा नहीं आए तो लिखा देते हैं। पहला है, चलो लिखा, पहला दूसरा क्या होता है, कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, लिखो, गडकर पर, वररुचि, क्षपणक, घटकर पर, वररुचि, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, शंकु और बेताल, 6 हो गए ना। शंकु बेताल, ये विक्रम बेताल वाला बेताल नहीं है, और लास्ट में कौन से बचे, वराहमिहिर। ये इनके नवरत्न थे, ठीक है, लिखिए। हो गया, लिख लो। बढ़े आगे, चलिए। ठीक है, इनके शासनकाल में पाटलिपुत्र नाम सुना ही है आपने कई बार, जहां पे बौद्ध संगीति भी आयोजित की गई थी। पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी,
प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे, मतलब यहाँ के जो विश्वविद्यालय रहे थे प्रसिद्ध रहे थे। इनके काल में चीनी यात्री इनके काल में जो चीनी यात्री था फाहियान, मैं भारत आया तो ये जमीन से था, जमीन के रास्ते था, ठीक है, लेकिन गया ये जल के रास्ते था, समुद्र के रास्ते था। फाहियान भारत आया। वैसे तो फाहियान जो है भारत में 309 से लेकर 414 ईस्वी तक भारत में रहा था। लिखा देता हूं मैं वैसे भी, फाहियान 399 से लेकर भारत में रहा। इन्होंने चीनी ग्रंथ लिखा। चीनी ग्रंथ नाम क्या था? फ़्वाकोकी। क्या नाम था? फ़्वाकोकी। ये चाइनीज़ लैंग्वेज है, इनके कुछ टर्म्स होते होंगे। चाइनीज़ लैंग्वेज बोलना अपने सिलेबस में नहीं है, वरना मैं आपको टर्म्स भी बताता इसका अर्थ क्या है टर्म का, ठीक है। फ़्वाकोकी, इन्होंने चीनी ग्रंथ फ़्वाकोकी में पाटलिपुत्र के बारे में जिक्र किया है। तो दैट मीन्स क्या है कि पाटलिपुत्र एग्जिस्ट करता था। बारे में वर्णन किया। क्लियर है? चलिए लिखिए। ओके, बड़े आगे। नेक्स्ट जो राजा आते हैं वो आते हैं कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम जो है वो चंद्रगुप्त जी का बड़ा बेटा था और इन्होंने महेंद्र आदित्य की उपाधि धारण की। और इनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय ये वही है जो बौद्ध धर्म व शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम जो है वो मैंने बताया आपको कि विक्रमादित्य जी के बड़े बेटे थे, और बड़े बेटे ने जब सत्ता हासिल की तो इन्होंने ही जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय, नाम सबने सुना होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की। और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने जब आपको बौद्ध धर्म पढ़ाया था, तो अगर जिन्होंने नहीं जानते हैं तो कुछ नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जो जानकारी मैंने आपको प्रदान की थी कि उसको कई बार जलाया गया था, कई बार तोड़ा गया था, तो उसके बारे में जानकारी बौद्ध दर्शन वाली क्लास में जाके आप ले सकते हैं। क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म और शिक्षाओं से रहा है। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए या बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए ही इस यूनिवर्सिटी का स्टैब्लिशमेंट किया गया था, स्थापना की गई थी, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय अगर दिमाग में क्लिक होता है तो नालंदा विश्वविद्यालय अपने इतिहास प्रसिद्ध विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी रही है, जहाँ पे बाहर से आउट ऑफ द कंट्री से लोग आते हैं और धर्म के बारे में, धर्म के पुराने ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि धर्म के इस बौद्ध धर्म से संबंधित प्राचीन से प्राचीनतम ग्रंथ नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मिलेंगे आपको। उसके संबंध में जो जानकारी है, बौद्ध धर्म के शिक्षाओं के बारे में जो जानकारी है, अगर आपको डीपली पढ़ना है तो यू हैव टू क्वालिफाई, यू हैव टू एंटर, यू हैव टू टेक द एडमिशन इनटू द नालंदा यूनिवर्सिटी। ओके, कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त प्रथम, इनको महेंद्र और अमरेंद्र बाहुबली वाले नहीं है ये, महेंद्र आदित्य। वैसे जो नाम लिए गए हैं ना वो उनके, अमरेंद्र, महेंद्र, ये सब कुछ, बाहुबली, भरतेश्वर बाहुबली, ये सब जो है ना, ये जो उस मूवी के पार्ट से या उनके जो नाम है वो अल्टीमेटली अपने ये इतिहास से ही लिए गए, भारत के इतिहास से। क्योंकि बाहुबली की जो आपने मूवी देखी होगी, उस मूवी के अंदर
जो उसकी रचना है, जो काल उसका रहा है, क्या वो आधुनिक रहा है? उसमें कार लेके आते हैं क्या? रथ लेके आता है ना। तो ओवरऑल वो रथ वाले जो जमाने थे वो यही थे, ठीक है। विक्रमादित्य वाले, चंद्रगुप्त वाले जो दौर थे वो ये दौर यही थे, इसलिए उनके जो नाम बाहुबली, अमरेंद्र, महेंद्र, ये सब उन्हीं के आधार पे रखा गया है, ठीक है। तो इनको महेंद्रादित्य की और इन्होंने ही क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। नालंदा विश्वविद्यालय की जहां बौद्ध धर्म की शिक्षाएं मिलती है, ठीक है। तो कुमारगुप्त के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, विशेष तौर पे अपने लायक जितनी है वो ये इनफ है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना या महेंद्रादित्य की जो है वो उपाधि किसको मिली थी? इसके बाद में जो है उनके पुत्र आते हैं, और जो अंतिम महान शासक रहा था पूरे गुप्त डायनेस्टी का वो था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में जो जानकारी है वो जूनागढ़ अभिलेख, बिहार अभिलेख या फिर इंदौर के ताम्रपत्र या भीतरी अभिलेख से सूचना मिलती है, ठीक है। और इन्होंने जो है वो इनका जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो भीतरी अभिलेख है, लिख लिया, इसी में लिखा देते हैं स्कंदगुप्त, गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक। गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक, इनके बारे में जानकारी जो है वो कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी अभिलेख, इंदौर का ताम्रपत्र अभिलेख, इंदौर का आदि से मिलती है। भीतरी अभिलेख प्रसिद्ध है, बिहार का जो है बिहार अभिलेख एवं भीतरी अभिलेख प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। इसका लास्ट शासक रहा था विष्णुगुप्त। इसके बाद में इस वंश का जो है वो अंत हो चुका था। इस वंश के बारे में और विशेष जानकारी अभिलेखों के माध्यम से नहीं मिलती है। ये जो राजा है मैंने आपको पढ़ा है, ये राजा ही इनके प्रतापी और महान शासक रहे हैं। और गुप्त वंश जो है वो आज अपन इसका अंत कर चुके हैं। अगला जो टॉपिक नेक्स्ट आएगा वो आएगा अपना वर्धन साम्राज्य। वर्धन साम्राज्य में एक बहुत ही महान और बहुत ही एक फोकस्ड अगर बात करें तो एक ही राजा हुआ है, उनका नाम है हर्षवर्धन, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में, उस वंश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज जो गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश मैंने आपको पढ़ाया, इसको समझने में और पढ़ने में बड़ा मज़ा आया होगा और इसको ज़्यादा कोई रटन पद्धति पे बढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अब आपको। मुझे लगता है कि आपकी रूह को सुकून मिल जाएगा अगर ये गुप्त साम्राज्य जो है आपको सिर्फ 2, 5, 10, 15 दिन के अंदर वापस से रिकॉल हो जाता है, तो ये कभी नहीं भूलेंगे आप। इनके जो पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी का जो मामला है वो आपको हमेशा याद रहेगा। बस एक बार क्या है कि मेरी क्लास एक बार देख लीजिएगा वापस से 10, 15, 20 दिन के बाद में, और रेगुलर इसके जो है वो टच में रहिएगा। तो आज यही गुप्त साम्राज्य का अंत करके मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ सब जो है वो मेरे द्वारा पढ़ाए गए ज्ञान से संतृप्त हुए होंगे। बाकी आगे ज्ञान की गंगाएं और बहती रहेंगी।
तो जो नए मेहमान हैं वो बेल आइकन पे क्लिक करें। मेरे द्वारा अपलोडेड जो वीडियोस, लेक्चर्स और जो क्लासेस हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो बौद्ध दर्शन पे एक पूरा लेक्चर, पूरे जो है अच्छे खासा 4-5 क्लासेस के लेक्चर मेरे द्वारा अपलोडेड है। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बारीक से बारीक जो जानकारी है या याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहाँ से क्लास से जुड़ाव हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अलविदा कहना चाहूँगा। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय माता दी, शब्बा खैर।